हेलो फ्रेंड्स, हमारे अधिगम के सिद्धांत चल रहे थे। हमारा जो अब नेक्स्ट सिद्धांत बाकी है वो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसे विकासात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। विकासात्मक ये सिद्धांत दिया था दोस्तों जीन पियाजे ने। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे और इन्होंने सबसे पहले लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की थी। सबसे पहले ये लेबोरेटरी स्कूल कहाँ पे थी दोस्तों? ये थी जेनेवा में। सबसे पहले इन्होंने लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की थी और लेबोरेटरी स्कूल है दोस्तों जेनेवा में। ये जीवशास्त्री थे। जीन पियाजे जीवशास्त्री थे। जीवशास्त्री थे, लेकिन इन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी दोस्तों अत्यधिक कार्य किया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने स्वयं के बच्चे पर निरीक्षण किया और मनोविज्ञान को आगे बढ़ाया। उसके बाद इन्होंने क्या किया दोस्तों? इन्होंने 1920 में बाल विकास के क्षेत्र में इन्होंने कार्य करना आरंभ किया। 1920 में बाल विकास के क्षेत्र में ये जो जीन पियाजे हैं, ये एक जीवशास्त्री थे। इन्होंने सबसे पहले अपने एक बेटे पे और इसकी 2 बेटियां थी, उन पे इन्होंने कार्य करना शुरू किया। उसके बाद 1920 में बाल विकास पे इन्होंने सबसे पहले अध्ययन किया था। जेनेवा में लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की थी। अब देखो दोस्तों, इन्होंने 1976 तक यानी उस समय ये 53 साल के हो गए थे। 53 वर्ष के काल में इन्होंने 32 पुस्तकें लिख दी थी। 1976 में ये 53 साल के हो गए थे और 53 साल तक इन्होंने 32 पुस्तकें लिख दी थी। इसकी जो सबसे पहली जो पुस्तक थी वो थी द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। इसकी सबसे पहली बुक थी जो इन्होंने कब लिखी थी? सबसे पहले बुक लिखी थी दोस्तों इन्होंने 1923 में। 1920 में इन्होंने बाल विकास पे अध्ययन किया। 1923 में सबसे पहले बुक लिखी। 1976 तक ये 53 साल के हो गए थे और इन्होंने 32 पुस्तकें लिख दी थी। अब देखो दोस्तों, इन्होंने क्या किया? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को उम्र के अनुसार 4 अवस्थाएं बताई। इन्होंने बालक की उम्र के अनुसार 4 अवस्थाएं बताई है। इन अवस्थाओं से क्वेश्चन कैसे आता है? बालक की जो सबसे पहली अवस्था है उसका नाम बताओ, या तीसरी स्टेप की जो अवस्था है उसका नाम बताओ, ऐसे पूछते हैं। हमें चारों की याद है लेकिन इनके कर्म याद नहीं रहते दोस्तों, तो इनको कैसे याद करेंगे? सबसे पहले देखो संवेदीपेशी अवस्था। ये अवस्था दोस्तों कब से कब तक मानी जाती है? ये अवस्था मानी जाती है जन्म से 2 वर्ष तक। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये मानी जाती है दोस्तों 2 से 7 वर्ष तक। उसके बाद है स्थूल एवं मूर्त अवस्था। स्थूल बोल दो, या इसे मूर्त अवस्था भी कहते हैं। मूर्त अवस्था ये मानी जाती है 7 से 11 या 7 से 12। 7 से 11 भी बोल सकते हैं और 7 से 12 भी। चौथी जो अवस्था है दोस्तों वो है हमारी अमूर्त अवस्था। इसे हम औपचारिक भी कहते हैं और इसे हम अनौपचारिक बोल सकते हैं। अमूर्त या औपचारिक।
मूर्तियाँ औपचारिक अवस्था ये मानी जाती है दोस्तों 12 वर्ष से लेके प्रौढ़ावस्था तक, 12 से लेके प्रौढ़ावस्था तक। अब देखो दोस्तों याद कैसे करेंगे, इनकी एक ट्रिक है दोस्तों। क्वेश्चन आता है दोस्तों, बालक की सबसे पहले जीन पियाजे के अनुसार सबसे पहले जो अवस्था उसका क्या नाम है? संवेदी पेशी अवस्था। दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी स्थूल एवं मूर्त अवस्था, चौथी अमूर्त अवस्था। तो इसकी ट्रिक देखो दोस्तों, यहाँ से संवेदी से हम सब ले लेते हैं, सब से ऐसे हमें याद रह जाएगा सब। सब ले लिया यहाँ से अपने, सबका हमने कर दिया दोस्तों सबने। संवेदी का बना दिया हमने सबने। पूर्व का ले लिया हमने पूरी, पूर्व का क्या बना दिया हमने? पूरी। मूर्त का हमने बना दिया मूर्ति, मूर्ति। लास्ट आपकी, ये हमने अपनी तरफ से जोड़ दिया। ट्रिक क्या बन गई? सबने पूरी की मूर्ति आपकी, सबने पूरी की मूर्ति आपकी। सबने संवेदी, पूरी पूर्व, मूर्ति मूर्त आपकी। जो चौथी जो अवस्था बच गई, ये तीनों के अलावा जो बच गई वो होगी दोस्तों चौथी अवस्था। ये है इसकी एक छोटी सी ट्रिक। अब हम एक एक अवस्था पे चर्चा करेंगे दोस्तों। देखो सबसे पहले जो हमारी जो अवस्था है दोस्तों वो है संवेदी पेशी अवस्था। संवेदी पेशी अवस्था ये मानी जाती है दोस्तों जन्म से लेके 2 वर्ष तक। सबसे पहले देखो दोस्तों, सबसे पहले ये थे जो जीन पियाजे थे, इनका एक पुत्र था और 2 पुत्रियां थी। पुत्र का नाम था लॉरेंट और पुत्रिया का नाम था, एक का लूसीन और एक का जैकलिन। सबसे पहले जो प्रयोग किया था इन्होंने वो क्या था? अपने पुत्र पे और पुत्री पे, यानी अपने बच्चों पे जीन पियाजे ने सबसे पहले अध्ययन किया था। तो इस अवस्था के बारे में देखो दोस्तों, इसकी विशेषता देखो। ये अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक है। इस अवस्था में केवल सहज क्रियाएं ही होती है। सहज क्रिया, सहज क्रिया क्या होती है दोस्तों? इस अवस्था में सिर्फ सहज क्रियाएं होती है, जैसे आँख खोलना। सहज क्रियाओं के अंदर होती है आँख खोलना, बंद करना, आँख बंद करना या खोलना, चूसना किसी चीज को। संवेदी पेशी अवस्था के अंदर सहज क्रियाएं होती है। क्वेश्चन आ जाए सहज क्रिया की अवस्था कौन सी होती है? ऐसी कौन सी अवस्था जिसमें सिर्फ सहज क्रिया ही होती है? तो वो दोस्तों आपकी संवेदी पेशी अवस्था। इसमें सिर्फ इंद्रियों और पेशियों का प्रयोग होता है। इस अवस्था में इंद्रियों और पेशियों का प्रयोग होता है। यानी बच्चे के द्वारा हाथ हिलाना, पैर हिलाना, हिलना डुलना, ये सब। इसमें क्या होता है? जन्म से लेकर 2 वर्ष की जो अवस्था होती है यह अनुकरण की अवस्था होती है। इसमें अनुकरणीय प्रवृत्ति पाई जाती है बच्चे में। अनुकरण की अवस्था। क्वेश्चन आ जाए अनुकरण की अवस्था किसे कहा गया है? तो वह दोस्तों अनुकरण की जो अवस्था दोस्तों वो कौन सी? संवेदी
पेशीय अवस्था। इस अवस्था में भाषा का प्रयोग नहीं हुआ होता, भाषा का प्रयोग नहीं हुआ होता। भाषा का प्रयोग नहीं हुआ होता। वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व क्या होता है, एक एग्जाम्पल के द्वारा समझो दोस्तों। जब बच्चे के सामने देखो उसकी माँ होती है तो वह ये जानता है कि ये मेरी माँ है, परंतु जब किसी भी समय उसकी माँ उसकी आंखों से थोड़ी देर ओझल हो जाती है तो वह नहीं मानता कि उसकी माँ भी है, वो सोचता है कि माँ नहीं है, माँ नहीं। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर उसके सामने कोई चीज़ है, प्रत्यक्ष रूप में वो उसे देख रहा है, तो वो ये समझता है कि ये चीज़ है। अगर थोड़ी देर भी उसके सामने से, उसकी आंखों के सामने से वह चीज़ ओझल हो जाती है तो उसके लिए वो चीज़ नहीं होती। अब देखो दोस्तों प्रतिवर्ती क्रियाएं देखो। इस अवस्था में कुछ प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं। प्रतिवर्ती क्रियाएं, सबसे पहले प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते किसे हैं? ऐसे कार्य जो बच्चे में जन्म से ही होते हैं उन्हें प्रतिवर्त क्रियाएं कहते हैं। प्रतिवर्त किसे कहते हैं दोस्तों? ऐसे कार्य जो बच्चे के जन्म से ही होते हैं, बच्चे में जन्म के समय होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्रतिवर्त क्रियाएं। अब कुछ क्रियाओं के नाम देखो दोस्तों। सबसे पहले रोटिंग। रोटिंग किसे कहते हैं? इसे देखो दोस्तों, बच्चे की जब अपन गाल को छूते हैं तो वह अपने सिर को हिलाता है और मुंह को खोलता है, उसे रोटिंग कहते हैं। जब हम उसकी गाल को छूते हैं, चाहे वो कोई भी बच्चा हो, किसी भी बच्चे की अगर हम उसकी गाल को छुएंगे तो वो अपने सिर को घुमाएगा और मुंह को खोलेगा। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रोटिंग। दूसरी है मोर। मोर या मोर बोल सकते हैं इसे। ये क्या होती है? जब बच्चे के पास तीव्र शोर होने पर वह अपनी कमर व भुजाओं को मोड़ लेता है तो इसे कहते हैं मोर। क्वेश्चन में आ जाए कि बच्चे के पास तीव्र शोर होने पर वह अपनी कमर व भुजाओं को मोड़ लेता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इससे कहते हैं दोस्तों मोर या मोरो। तीसरी है पकड़ना। पकड़ना, बच्चा किसी वस्तु को पकड़ने के लिए अपनी हथेली व उंगली का प्रयोग करता है, इसे कहते हैं दोस्तों पकड़ना। ये थी कुछ प्रतिवर्ती क्रियाएं। अब देखो दोस्तों, संवेदी पेशीय अवस्था की कुछ उप अवस्थाएं भी होती हैं। इस अवस्था की कुछ उप अवस्थाएं भी है। सबसे पहली जो अवस्थाएं हैं दोस्तों वो है सहज क्रिया की अवस्था या प्रतिवर्त क्रिया। सबसे पहली है सहज क्रियाओं की अवस्था। इसका कार्यकाल क्या है? जन्म से लेके 30 दिन या फिर 1 मंथ भी बोल सकते हैं हम। जन्म से लेके 30 दिन या 1 मंथ भी बोल सकते हैं। देखो दोस्तों, इसमें क्या होता है? इस अवस्था में बालक केवल सहज क्रिया ही करता है। सहज क्रिया मैंने आपको बताई थी, जैसे चूसना, यह क्रिया सबसे अधिक प्रबल होती है बालक में। जब बालक 30 दिन तक होता है तो सबसे जो उसमें प्रबल होती है जो क्रिया, उसे कहते हैं अपन चूसना। दूसरी है आंख बंद करना। आंख बंद
करना। ये दोस्तों सहज क्रिया। इस अवस्था में जो दूसरी उप अवस्था बताई है वो है प्रथम चक्रीय अवस्था। प्रथम चक्रीय अवस्था। अब देखो दोस्तों, ये कब से लेकर कब तक होती है? ये 1 मंथ से लेकर 4 महीने तक होती है। 1 महीने से लेकर दोस्तों 4 महीने तक होती है। इस अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में बच्चे स्वयं से संबंधित गामक क्रियाएं करते हैं, जैसे हाथों को हिलाना, पैरों को हिलाना, मुंह को हिलाना, सिर को हिलाना, यानी बॉडी के किसी भी पार्ट को हिलाना। ये किस में आता है दोस्तों? ये आता है गामक क्रियाएं में। गामक क्रियाओं में। गामक क्रियाएं किस में आती है? प्रथम चक्रीय अवस्था के अंदर आती है गामक क्रियाएं, जो होती है 1 महीने से लेकर 4 महीने तक। तीसरी है हमारी गौणवर्ती अनुक्रिया, या इसे हम बोलते हैं द्वितीय चक्रीय अवस्था। द्वितीय चक्रीय अवस्था। द्वितीय चक्रीय अवस्था, इसके बारे में देखो दोस्तों, इसका जो कार्यकाल होता है वो 4 मंथ से 6 मंथ, 4 मंथ से 6 मंथ या महीने। इस अवस्था में क्या होता है दोस्तों? देखो, इस अवस्था में बच्चा वस्तुओं को स्पर्श करने तथा उन्हें इधर से उधर करने की अनुक्रिया करता है। कैसे? वह ऐसी क्रिया करता है जिससे उसको सुख मिले, यानी सुख पहुंचाने वाली क्रियाएं करता है बच्चा इस अवस्था में। जैसे देखो, अनुकरण करना, अनुकरण करना, खिलौनों से खेलना, खिलौनों से खेलना, रोचक क्रियाएं करना, रोचक क्रियाएं करना। ये थी हमारे दोस्तों द्वितीय चक्रीय अवस्था। दो तीन और इसमें अवस्था है दोस्तों, जानबूझकर कार्य करना। ये जो अवस्था है द्वितीय चक्रीय अवस्था, इसी के अंदर दोस्तों द्वितीय चक्रीय प्रतिक्रिया का समन्वय इसी के अंदर माने गए दोस्तों। यही जो इसकी विशेषता है, यही विशेषता उसकी है, उसे माना गया है 8 से 12 मंथ। 8 से 12 मंथ। पांचवी जो हमारी अवस्था है, चौथी अवस्था तीसरी अवस्था के अंतर्गत ही माना गया दोस्तों द्वितीय चक्रीय प्रतिक्रिया का समन्वय। इसमें बालक क्या होता है? जानबूझकर कार्य करना सीखता है, वस्तु स्थायित्व का विकास हो जाता है, उसमें उद्देश्य उन्मुखी कार्य करता है, वस्तु स्थायित्व का विकास, वस्तु स्थायित्व का विकास, यानी वो जानता है कि उसकी माँ थोड़ी इधर उधर हो जाती है तो वो जानता है कि मेरी माँ है,
लेकिन थोड़ी देर के लिए मुझे छोड़ के गई है। नेक्स्ट है दोस्तों तृतीय चक्रीय प्रतिक्रिया। तृतीय चक्रीय प्रतिक्रिया, इसका जो कार्यकाल माना गया दोस्तों वो है 12 से 18 महीने। 12 से 18 महीने। इस अवस्था के दौरान देखो बच्चों, इस अवस्था के दौरान बच्चे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए साधनों में अंतर करने लगते हैं, जैसे साधन और साध्य में अंतर। साधन और साध्य में अंतर, यानी दो चीजों में वह अंतर करने सीख जाते हैं। साधन व साध्य में अंतर। हमारी अंतिम जो अवस्था हुआ दोस्तों मानसिक प्रकाशन। मानसिक प्रकाशन ये है 18 से 24 महीने। अब देखो दोस्तों इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में बच्चे देखी गई वस्तु की अनुपस्थिति में भी उसके अस्तित्व को समझना शुरू कर देता है। बच्चे ने एक बार जो चीज़ देख ली, फिर थोड़ी देर के लिए वो चीज़ उसके सामने नहीं है, लेकिन वो उसके अस्तित्व को समझना शुरू कर देता है। सरल समस्याओं का हल खोज लेता है। सरल समस्याओं का हल। सरल समस्याओं का हल खोज लेता है। कपड़ों में अंतर करने लग जाता है। नए और पुराने कपड़ों में वह अंतर करना समझ जाता है। ये थी हमारी पहली अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था। अब है हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में देखो दोस्तों क्या होता है, ये होती है सबसे पहले इसका कार्यकाल होती है 2 से 7 वर्ष तक। ठीक है दोस्तों, इसमें भाषा का विकास होना आरंभ हो जाता है। भाषा का विकास होना आरंभ हो जाता है। भाषा का विकास होना, इस अवस्था के अंतर्गत भाषा का विकास होना आरंभ हो जाता है। इस अवस्था को जीववाद की अवस्था भी माना गया है। जीववाद, क्वेश्चन आ जाए कि जीववाद की अवस्था किससे माना गया, तो वो है दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जीववाद होता क्या है, सबसे पहले ये देखो जीववाद कहते किसी है। जीववाद उसे कहते हैं जो निर्मित निर्जीव चीज होती है, जो निर्मित निर्जीव यानी निर्जीव यानी खिलौने, निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझने लग जाता है बच्चा। जैसे कोई बंदर का टेडी बियर है या कुछ भी कोई भी जानवर का है, तो 2 से 7 वर्ष का जो बच्चा होता है वह ये नहीं जानता कि खिलौना है, वो ये समझता है कि सचमुच का ही जानवर है, यानी उसमें जीव है। जीववाद, वह निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझने लग जाता है। कहने का मतलब ये दोस्तों कि जीववाद में निर्जीव चीजों को सजीव समझने लग जाता है बच्चा। दूसरा है केंद्रीयकरण। केंद्रीयकरण का विकास होता है दोस्तों इस अवस्था में। इस अवस्था में केंद्रीयकरण का विकास होता है। केंद्रीयकरण का मतलब होता है कि किसी वस्तु के एक पक्ष को देखना, किसी वस्तु को सिर्फ एक पक्ष को देखना है, दूसरे पक्ष के बारे में बच्चा नहीं जानता, यानी किसी कोई भी चीज़ है उसके सिर्फ एक पहलू को ही समझना केंद्रीयकरण की अवस्था कहलाती है। ये बच्चे में
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत ही पाई जाती है। दूसरा जो शब्द है आत्म केंद्रीयता, इसमें आत्म केंद्रीयता पाई जाती है। आत्म केंद्रीयता, आत्म केंद्रीयता क्या होती है? किसी भी बात को अपने ही दृष्टिकोण से देखना आत्म केंद्रीयता कहलाती है। जैसे इस अवस्था में जो बच्चा होता है वो अपने खिलौनों को दूसरों के साथ नहीं बांटता, आत्म केंद्रीयता का भाव पाया जाता है। ये सबसे बड़ी कमी है, आत्म केंद्रीयता का भाव पाया जाना बच्चे में एक कमी है। अब देखो दोस्तों संरक्षण, संरक्षण इसी अवस्था के अंतर्गत एक शब्द है दोस्तों संरक्षण। संरक्षण का क्या अर्थ है दोस्तों? किसी वस्तु को उसकी मात्रा से देखना, न कि आकार से। संरक्षण का मतलब है किसी भी वस्तु को उसकी मात्रा से देखना, उसके आकार से नहीं। इस अवस्था के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों? देखो मान लो ये एक गिलास है, इसमें दूध भरा हुआ है। ये एक थाली है, इसमें भी 5 ml दूध है। इसमें मान लो 7 या 10 ml दूध है। छोटा बच्चा होगा वो इससे लेगा या फिर इससे लेगा, वो दूध की मात्रा को नहीं जानता कि इसमें दूध कितना है, इसमें दूध कितना है। वह ये देखेगा कि यह बर्तन बड़ा है या फिर यह बर्तन बड़ा है। वो सिर्फ बर्तन के आकार को देखेगा, न कि मात्रा को। यानी इस अवस्था में बालक मात्रा को नहीं समझता, वो सिर्फ आकार को समझता है। आकार को समझकर ही वह वस्तुओं में भेद करता है। इस अवस्था में संरक्षण का भाव बच्चों में नहीं पाया जाता। एक होता है पलटाव, एक शब्द है दोस्तों पलटाव। पलटाव का मतलब क्या होता है? उल्टा। जैसे 1 से लेकर 10 तक गिनती है, उसे 1 से लेकर 10 तक बोलना और फिर 10 से लेकर वापस 1 तक आना, ये होती है पलटाव। इस अवस्था में पलटाव नहीं होता बच्चों में। पलटाव की क्या होती है दोस्तों? कमी। जैसे बच्चा ये तो जानता है कि हमारे घर से जो स्कूल है वो 3 किलोमीटर है, हमारे घर से जो हमारी स्कूल है वह 3 किलोमीटर, लेकिन वो ये नहीं जानता कि स्कूल से हमारा घर भी 3 किलोमीटर है। वह उसमें पलटाव की स्थिति नहीं होती। एक इसमें शब्द है दोस्तों संप्रत्य निर्माण। संप्रत्य संप्रत्य निर्माण। संप्रत्य निर्माण क्या होता है दोस्तों? देखो बालक इस अवस्था में मतलब भेद नहीं कर सकता जानवरों में, यह बच्चे के में दोषपूर्ण होता है। जो संप्रत्य निर्माण होता है वह बालक में दोषपूर्ण होता है। अब देखो संप्रत्य निर्माण। बिल्ली है उसके 4 पैर होते हैं, कुत्ता है उसके 4 पैर होते हैं, घोड़ा है उसके भी 4 पैर होते हैं। वो ये नहीं जानता कि ये बिल्ली है, ये कुत्ता है, ये घोड़ा है। वो जो ये सभी जो 4 पैर वाले जानवर होते हैं वो सभी को एक समान मानता है। जैसे बालक को बता दिया, बिल्ली आई सामने, हमने बता दिया कि देखो बेटा ये बिल्ली है, इसके 4 पैर होते हैं, 2 आंखें होती है, 1 पूंछ होता है, ये हमने उसको बता दिया। जब भी उसके सामने ऐसा कोई जानवर आएगा जिसके 4 पैर होते हैं, 2 आंखें होती है, पूंछ होती है, वो सभी को बिल्ली ही समझेगा। जैसे हमने घोड़े की विशेषता बता दी। देखो दोस्तों ये घोड़ा, बच्चों घोड़ा होता है, इसके भी 4 टांगें होती है, इसके भी 1 पूंछ होता है, 2 इसके कान होते हैं, इसका नाम घोड़ा है। इसके सामने चाहे हाथी आ जाए या फिर और कोई उसके समान कोई जानवर आ जाए, कोई भैंस आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो उसे घोड़ा ही समझेगा। यानी उसमें संप्रत्य निर्माण की
जो पहचान है वो उसमें नहीं होती, तो इस अवस्था में संप्रति निर्माण की कमी होती है। यह बच्चे में दोषपूर्ण होता है दोस्तों। अब हमारी जो तीसरी जो स्टेज है उससे बोलते हैं दोस्तों हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये जो स्टेज होती है दोस्तों ये होती है 7 से 11 या हम इसे 7 से 12 भी बोलते हैं। इस अवस्था की विशेषताएं देखो, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी अवस्था से आते हैं। तार्किक चिंतन आरंभ हो जाता है इसमें, बच्चा तर्क वितर्क करने लग जाता है। तार्किक चिंतन आरंभ, बच्चा तर्क वितर्क करने लग जाता है। जीववाद नष्ट हो जाता है इस अवस्था में आके, जीववाद नष्ट हो जाता है, यानी वो सजीव वस्तु को सजीव ही समझेगा और निर्जीव वस्तु को निर्जीव ही समझेगा। केंद्रीकरण भी इसमें नष्ट हो जाता है। केंद्रीकरण की चर्चा हमने पहले की थी कि किसी वस्तु के एक पक्ष के बारे में जानना। केंद्रीकरण भी इस अवस्था में आके नष्ट हो जाता है। केंद्रीकरण, ठीक है दोस्तों, केंद्रीकरण तो नष्ट हो जाता है और विकेंद्रीकरण का विकास हो जाता है, यानी वो किसी भी वस्तु के सभी पक्षों को समझने लग जाता है। आत्म केंद्रीयता की चर्चा हमने पहले भी की है। इस अवस्था का बच्चा दूसरों की बातों को समझ पाएगा, यानी जो आत्म केंद्रीयता होती है वो इस अवस्था में आके नष्ट हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि दूसरी स्टेज में जो बच्चे में कमी थी वो इस अवस्था में आके पूरी हो जाती है। आत्म केंद्रिता नष्ट हो जाती है। ये जो बच्चे में कमी थी, जीववाद, केंद्रीयकरण, आत्म केंद्रियता, ये सभी उसमें क्या हो जाती है दोस्तों, नष्ट हो जाती है। आप सिर्फ दूसरी स्टेज याद करना, तीसरी स्टेज बिल्कुल इसके विपरीत है। जैसे संरक्षण था, संरक्षण के जो गुण थे उसका उसमें विकास हो जाता है। जैसे मैंने बताया था, बच्चा उसकी मात्रा को नहीं देखता बल्कि उसके आकार को देखता है, इसमें इसके संरक्षण का विकास हो जाता है। इसमें बालक मात्रा और आकार में भेद करने लग जाता है। वह मात्रा आकार के आधार पे नहीं, इसमें वो बच्चा होता है वो मात्रा के आधार पे लेता है। पलटाव की जो स्थिति होती है वो समझने लग जाता है। उसमें बच्चा पलटाव नहीं समझता था कि हमारे घर से विद्यालय है वो 3 किलोमीटर है, तो इस अवस्था में वो ये समझने लग जाता है कि अगर हमारे घर से विद्यालय 3 किलोमीटर है तो विद्यालय से हमारा घर भी 3 किलोमीटर है। इसमें संप्रत्यय भी निर्माण हो जाता है। बालक जानवरों में भेद करने लग जाता है। संप्रत्यय निर्माण का विकास इसमें हो जाता है। जैसे हमने बोल दिया, देखो जिसकी एक सूंड होती है, 4 पैर होते हैं, 2 आंखें होती है, बड़े बड़े कान होते हैं, उसे कहते हैं हाथी। हमने बोल दिया कि जो छोटा सा जानवर आकार में छोटा दिखता है, पूंछ होती है, 4 टांगे होती है, भौंकता है, इसे कुत्ता कहते हैं। बिल्ली, इसे बिल्ली कहते हैं, इसे घोड़ा कहते हैं। वो समझने लग जाता है। संप्रति निर्माण का जो दोष है वो दूर हो जाता है। दूसरी जो स्टेज है दोस्तों उसके बिल्कुल विपरीत तीसरी स्टेज होगी हमारी। जो भी उसमें कमी है बच्चे में वो तीसरी स्टेज में आके उसकी पूरी हो जाती है। चौथी जो अवस्था वो देखो दोस्तों, अमूर्त अवस्था, इसे हम औपचारिक अवस्था भी कहते हैं। अमूर्त या औपचारिक। अमूर्त या औपचारिक अवस्था कहते हैं। इसका जो कार्यकाल होता है वो 11 या 12 से लेकर 15 या 16 वर्ष तक माना जाता है। इसमें क्या होता है, अमूर्त चिंतन का विकास होता है। उसमें मूर्त, उसमें उसको जो दिखता था उसके बारे में सोचता था, लेकिन इसमें बालक कल्पना करने लग जाता है, यानी अमूर्त वस्तुओं के बारे में सोचना शुरू कर देता है। अमूर्त चिंतन,
जो उसके सामने नहीं है उसके बारे में बालक चिंतन करने लग जाता है। इसमें आगमनात्मक तर्क चिंतन का भी विकास हो जाता है। आगमनात्मक चिंतन का विकास भी इसमें हो जाता है। एक होता है दोस्तों परिकल्पनात्मक, यानी बालक कल्पना करना, इसे हम निगमनात्मक भी बोल सकते हैं, इसका विकास भी इसमें हो जाता है। निगमनात्मक। तो ये तो जो थी जीन पियाजे ने जो 4 स्टेज बताई थी बालक की, वो अब इसकी आलोचना ही देखो। इस सिद्धांत की आलोचना ही क्या है। चाहे कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, चाहे रीट हो, सीटेट हो, डीएसएसपी हो, केवीएस, कोई भी एग्जाम हो, जीन पियाजे का एक क्वेश्चन कन्फर्म आता है। पीछे के क्वेश्चन उठा के देख लो, पेपर उठा के देख लो, जीन पियाजे से आपके पास 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। रीट में लेवल सेकंड में 2-3 क्वेश्चन पक्का आते। फर्स्ट में लेवल फर्स्ट में 1 या 2 क्वेश्चन उसमें भी आएगा। इसकी आलोचनाएं देखो। ये सिद्धांत है ना, सबसे बड़ी कमी इसकी क्या है दोस्तों, यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अनदेखा करता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अनदेखा। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अनदेखा कर देता है। ये सिद्धांत इस बात को नहीं दर्शाता कि विकास की अवस्थाएं क्यों होती हैं, ये सिर्फ अवस्थाएं बताता है, लेकिन ये अवस्थाएं होती क्यों है ये नहीं बताता। विकास की जो अवस्थाएं होती हैं वो क्यों होती है, विकास की अवस्थाएं क्यों होती है। पियाजे ने बच्चों की क्षमता को कम आंका, इसमें कम समझा है, बच्चों की क्षमता को कम समझा है, क्षमता को कम आंका है या समझा है। कम समझा है। इसमें इस जीन पियाजे ने क्या है दोस्तों, जीन पियाजे ने समाज के महत्व को भी नहीं समझा या कम समझा है। समाज के महत्व को भी नहीं समझा या कम समझा है। तो दोस्तों ये था हमारा जीन पियाजे का संज्ञानात्मक या विकासात्मक सिद्धांत। अब देखो दोस्तों, इसमें कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं जिनका क्वेश्चन बन के आपके सामने आ सकता है। जैसे देखो इसमें एक क्वेश्चन है दोस्तों, अनुकूलन। अनुकूलन इसी सिद्धांत का एक पार्ट है। अनुकूलन, अनुकूलन होता क्या, सबसे पहले ये देखो दोस्तों, पियाजे के अनुसार बच्चों में अपने पर्यावरण के साथ समायोजन की प्रवृत्ति जन्मजात होती है। पियाजे के अनुसार बच्चों में अपने पर्यावरण के साथ जो समायोजन की प्रवृत्ति होती है बच्चों, वो जन्मजात होती है। इसी प्रवृत्ति को अनुकूलन कहते हैं। एक बार फिर से देखो दोस्तों, जो पियाजे होता है उसके अनुसार बच्चों में जो पर्यावरण होता है उसके साथ जो समायोजन की प्रवृत्ति होती है, यानी बच्चा समाज में कैसे समायोजन करे, ये जो उसकी प्रवृत्ति होती है ये उसमें होती है दोस्तों जन्मजात। इसे क्या कहते हैं, अनुकूलन। अनुकूलन की भी 2 उपक्रियाएं होती है दोस्तों, एक होता है आत्मसात्करण और एक होता है समंजन या समायोजन। पहली होती है आत्मसात्करण। आत्मसात्करण, आत्मसात्करण क्या होता है, यह एक ऐसी प्रक्रिया दोस्तों जिसमें बालक समस्या के समाधान के लिए या वास्तविकता के समंजन के लिए पूर्व में जो सीखी गई जो योजना है, जो मानसिक क्रिया है, उसका सहारा लेना, यानी पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान में मिलाना। जो भी बालक नया काम कर रहा है उसमें अपने पहले ज्ञान को मिलाना, आत्मसात करना। पूर्व ज्ञान का नए ज्ञान में जोड़ना। कहने का मतलब ये है कि पूर्व ज्ञान का नए ज्ञान में जोड़ना, उसी कहते हैं आत्मसात करना। पूर्व ज्ञान का नए ज्ञान में
जोड़ना। इसकी जो दूसरी जो उपावस्था वो है दोस्तों समायोजन। समायोजन यह वह प्रक्रिया है जिसमें बालक अपनी योजना या संप्रदाय का व्यवहार में परिवर्तन लाता है ताकि वह नए वातावरण के साथ अनुकूलन या समंजन कर सके। ये थी दोस्तों अनुकूलन की दो उप अवस्थाएं। अब होती है दोस्तों, अब तीसरी जो अवस्था है वो है संरक्षण। संरक्षण के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। पर्यावरण में परिवर्तन तथा स्थिरता, इन दोनों को पहचानने और समझने की क्षमता तथा किसी वस्तु के स्वरूप में परिवर्तन लाना संरक्षण कहलाता है। एक सबसे फेमस शब्द है दोस्तों स्कीमा। आपने सुना होगा स्कीमा, जो पिछली फर्स्ट ग्रेड में आया था। जनवरी में जो फर्स्ट ग्रेड हुई थी उसमें ये क्वेश्चन आया था स्कीमा का। स्कीमा काफ़ी बार इस वर्ड से क्वेश्चन उठ चुके हैं। स्कीमा होता क्या है? एक ऐसी मानसिक संरचना जिसका सामान्यीकरण किया जा सके। स्कीमा का मतलब होता है कि यह एक ऐसी मानसिक संरचना है जिसका सामान्यीकरण कर सके। सामान्यीकरण कर सके, इससे कहते हैं अपन स्कीमा। एक होती है स्कीम्स, ये था स्कीमा, और एक होती है स्कीम्स। ये दोस्तों जीन पियाजे के सिद्धांत से ही रिलेटेड है। स्कीम्स क्या होती है? ये मानसिक संक्रियाओं का अभिव्यक्ति रूप होता है। पियाजे ने इसे दोस्तों क्या माना है? पियाजे ने व्यवहारों के संगठित स्वरूप को स्कीम का नाम दिया है। क्या माना इसको? व्यवहारों के संगठित स्वरूप को। जो व्यवहार होते हैं उनके जो संगठित स्वरूप होता है, व्यवहार के संगठित स्वरूप को स्कीम्स कहा गया है। एक होता है दोस्तों मानसिक संक्रियाएं। मानसिक संक्रिया किसे कहते हैं? पियाजे के अनुसार दोस्तों देखो, मानसिक संक्रिया किसे कहते हैं? बालक द्वारा समस्या समाधान के लिए किए जाने वाले चिंतन को हम मानसिक संक्रिया कहते हैं। आप इस वर्ड से भी समझ जाओगे दोस्तों। मानसिक संक्रिया यानी किसी समस्या समाधान के लिए किया जाने वाला चिंतन। मानसिक संक्रिया, इसका क्या मतलब है दोस्तों? समस्या समाधान के लिए किया जाने वाला जो चिंतन होता है उसे कहते हैं मानसिक संक्रिया। ये था हमारा जीन पियाजे का सिद्धांत। एक है दोस्तों नेक्स्ट सिद्धांत देखेंगे हम, कुर्ट लेविन का क्षेत्रीय सिद्धांत। इन किस्मों के बारे में इनकी थ्योरी नहीं पूछते। यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ ऐसे क्वेश्चन आएगा कि जो कुर्ट लेविन है उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो वो है दोस्तों क्षेत्रीय सिद्धांत। क्षेत्रीय सिद्धांत कुर्ट लेविन इसका एक नाम और भी मिलता है दोस्तों, कुर्ट की जगह कुर्त भी मिल सकता है आपको। कुर्ट लेविन इन्होंने क्या कहा है? अगर बालक को सिखाना है तो उसके क्षेत्र को ध्यान में रखना होगा। अगर बालक का जो वातावरण है वो शांति प्रिय है, वो उसके आसपास का जो वातावरण वो शांति प्रिय है, या उसके वातावरण को ध्यान में रखते हुए बालक को सिखाना है। अगर वातावरण अच्छा है तो बालक अच्छी तरह से सीखेगा। अगर वातावरण का मतलब ये नहीं दोस्तों, वातावरण का मतलब ये है कि वो जहाँ पे रहता है उसका आसपास का जो माहौल है, अगर वो चोरी या आक्रामक व्यवहार वाला है तो बालक वहाँ पे नहीं सीख पाएगा। अगर वहाँ पे प्रेम स्नेह है, ऐसा अगर उसके पास आसपास उसका जो माहौल है क्षेत्र है तो बालक वैसे ही सीखेगा। इस सिद्धांत के सिर्फ आपको नाम याद रखना है कि कुर्ट लेविन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? क्षेत्रीय सिद्धांत। क्षेत्रीय सिद्धांत पे किस पे सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था? वो था दोस्तों वातावरण पे। एक दो सिद्धांत और हैं जिनके सिर्फ नाम और उनके सिद्धांत के नाम पूछेगा, वो मैं आपको
PDF के अंतर्गत दे दूंगी शाम तक। ठीक है दोस्तों, हमारे जो मेन सिद्धांत थे वो हमारे हो गए। सबसे पहला सिद्धांत था थॉर्नडाइक का सिद्धांत, दूसरा था हमारा पावलोव का था क्लासिकल थ्योरी, तीसरा था हमारा स्किनर का, और चौथा था हमारा ये गेस्टाल्टवादी सिद्धांत, और सामाजिक अधिगम सिद्धांत भी हमारा हो गया, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी हमारा हो गया। जो मेन सिद्धांत थे वो हमारे हो चुके हैं दोस्तों। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उस पर हम नेक्स्ट में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों, धन्यवाद।